देख रहे हैं तेजस्विनी और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। दुनिया भर के देशों पर अगर आप नजर डालें तो आप पाते हैं कि सभी देशों के समाज का स्तर इस आधार पर निर्भर करता है कि उन समाज में महिलाओं का स्तर क्या है। आज का भारत अपनी महिलाओं को, आधी आबादी को देश निर्माण में योगदान के लिए तैयार कर रहा है। लक्ष्य है विकसित भारत 2047। लेकिन उससे पहले एक दशक में हमने जो बदलाव समाज में देखा वो ये निर्धारित कर रहा है कि आज की मौजूदा युवा पीढ़ी, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, देश की बेटियां भी शामिल हैं, वो 2047 तक किस तरीके से एक सकारात्मक निर्माण कर सकती हैं हमारे देश का। ऐसे में आज तेजस्विनी के मंच पर हमारे साथ जो महिला जुड़ रही हैं वो शिक्षाविद हैं, जिन्होंने हर चरण में देश को बदलते देखा, समाज को बदलते देखा और देश की महिलाओं को भी बदलते देखा। उनका स्वागत करें उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आज के दौर के जानी मानी महिलाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, वो बदलती महिलाओं के स्वरूप को लेकर क्या कहना चाहती हैं। जानते हैं उनके विचार। आज भारत की स्त्री हर क्षेत्र में अपना नेतृत्व प्रदान कर रही है, अपने दायित्वों का बखूबी पालन कर रही है। भारत के लोकतंत्र में स्त्री का नेतृत्व अभी थोड़ा कम है। हमें लगता है कि यदि भारत की राजनीति में भी स्त्रियों का जो नेतृत्व है उसे अगर सुनिश्चित कर दिया जाए तो भारत का लोकतंत्र विश्व के अनेक विकसित देशों को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ की जो सशक्त नारी है वह अपनी उदारता, संवेदनशील दृष्टि से बहुत कुछ अच्छा कर सकती है। महिलाओं की जो प्रेजेंस है वो करीब 13.6% है, प्रतिशत है। करीबन उसमें 74 महिलाएं हैं अभी की पार्लियामेंट में। अगर ये रिजर्वेशन हो जाती है तो उसमें 273 महिलाएं 33% पार्लियामेंट में हो जाएंगी। और इससे जो महत्वपूर्ण हमारा जो गवर्नमेंट का भी सुझाव है और जो गवर्नमेंट का पूरा एक्शन है जेंडर को आगे बढ़ाने का, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन देश के लिए, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा इनिशिएटिव सरकार ने लिया है जिसमें 33% महिलाओं को गवर्नेंस में अपनी आवाज़ रखने का, अपने विचार रखने का, देश के आगे प्रगति में योगदान देने का एक अपॉर्चुनिटी दी है। क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। महिला के सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। आज तक हमने देखा है सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान में लगी हुई है। जो मोदी सरकार है वो महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो लेकर के आ रही है, इसके नाम से ही पता चलता है कि इस सरकार में महिलाओं की स्थिति क्या है और महिलाओं को कितनी अहमियत दी जाती है। नाम में है महिला शक्ति वंदन अधिनियम, उसकी शक्ति को वंदना करते हुए ये अधिनियम ले आया जा रहा है। अब जो ये अधिनियम ला करके जो 33% का आरक्षण संसद में दिया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी था ताकि जो पुरुष प्रधान समाज है उसका एक जो वर्चस्व है, वो नेक्सस है, वो कम हो, महिलाओं की भागीदारी हो, महिलाएं अपनी आवाज़ उठा सकें और अपनी बात को और अपनी पीड़ाओं को, अपनी समस्याओं को खुद सामने आकर के संसद में रख सके। तो आपने जाने इन महिलाओं के विचार, लेकिन वास्तविकता में किस तरह बदल रहा है भारत। जब हम बात करते हैं हमारी नारी शक्ति की, बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही एक बहुत विशेष मेहमान डॉक्टर सुषमा यादव, जो एक जानी मानी शिक्षाविद हैं। विभिन्न यूनिवर्सिटीज में वो गवर्निंग काउंसिल में, टेक्निकल कमिटीज में, रिसर्च कमिटीज में अलग अलग पदों पर कार्यरत रही हैं। स्वयं वे IIPA में भी प्रोफेसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में काम कर चुकी हैं, लेकिन साथ ही वाइस चांसलर की भूमिका भी निभा चुकी हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सुषमा यादव का। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर यादव हमारे कार्यक्रम। नमस्कार डॉक्टर यादव, आपने इतने दशक, मेरे ख्याल से 4 दशक से भी अधिक का समय जब आप शिक्षा के साथ जुड़ी रही है ना, इतना लंबा वक्त है। आपने तो मुझे लगता है देश को बदलते देखा है, स्कूलों को बदलते देखा है, छात्रों को, महिलाओं को, सबके बदलते स्वरूप को देखती आई हैं आप। एक सवाल मैं जरूर महसूस करती हूँ कि एक आपके अनुभव के आधार पर क्या लगता है आपको कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए, बेटियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है उनका स्कूल तक पहुंचना, और उससे भी अधिक इम्पोर्टेंट है
माता पिता में बेटियों के लिए विश्वास होना, प्रेम होना, ये लगाव होना कि उन्हें ज्ञान तक पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान ही वो कुंजी है अंततः जो उन्हें सशक्त बनाता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही होती है जो आपको मुक्त करती है, अज्ञान से, भय से, समय से, काल से, उन सब से मुक्त करती है। तो फिर ऐसा क्या आप बदलाव इसमें आप देखती हैं? क्या हमारे माता पिता ज़्यादा आत्मविश्वासी हुए हैं बेटियों को लेकर, और क्या बेटियां आपके अनुभव के आधार पर ज़्यादा आ रही हैं स्कूल में? क्या बदला है ऐसा देश में कि ऐसा कुछ बदलाव आप देखती हैं? देखिए, बदला तो बहुत है, बहुत बदला है। आपने बहुत सारी चीज़ें कही, मैंने उनको बदलते देखा। मैंने दिल्ली को भी बदलते देखा, दिल्ली के गांवों को बदलते देखा। जैसे अब जिसे हम गांव मानते नहीं, वो गांव थे, और उन गांवों में बेटियों के प्रति दृष्टिकोण को बदलते देखा। मैं सौभाग्यशाली कहूँगी अपने आप को, क्योंकि मेरे माता पिता भी शिक्षित थे, तो उन्होंने, मुझे याद नहीं है कभी जीवन में मुझसे ये पूछा हो कि इतनी देर क्यों हुई। अच्छा, मैं चाहती हूँ ये परिवर्तन धीरे धीरे अब आ रहा है। और यहाँ अवश्य मैं कहना चाहूँगी, लाडली स्कीम्स जो चली हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो चली है, और सेल्फी विद डॉटर स्पेशली जो चली है, तो एक मोह और लगाव जो पिताओं में अपनी बेटियों के प्रति होता था, वह अब और अधिक बढ़ा है। मतलब आपको लगता है कि सोच में बदलाव आ रहा है, लेकिन सिर्फ सोच में बदलाव से तो चीजें नहीं बन जाती ना। अगर हम कहते हैं कि बेटियां स्कूल आएं, हाँ। तो हम कह रहे हैं कि नंबर्स, आंकड़े दिखाते हैं कि एनरोलमेंट रेट ज्यादा हो गया है, ड्रॉप आउट रेशियो कम हो गया है। क्या कारण देखती हैं आप? क्योंकि आप भी जब छोटी थी, गांव में थी, पढ़ रही थी, बहुत सारी मुश्किलें आपने भी देखी होंगी। अब ऐसा क्या बदला है आपको लगता है कि लड़कियों में, बच्चियों को स्कूल जाने में भी वो विश्वास मिल रहा है? देखिए, पिछले 10-15 वर्षों में विशेष तौर पर आप देखिए, जितनी भी स्कीम्स बनी हैं, योजनाएं बनी हैं, बच्चियों को ध्यान में रखकर बनी हैं। और शक्ति जो शब्द लगा है उसके साथ, हम कहते हैं ना, हम अगर किसी निर्जीव को भी जीव कहने लगे बार बार, तो शायद उसमें जान आ जाती है। तो जिसको हमने अबला, दुर्बल ये मान लिया था, डरी हुई, सहमी हुई, उसकी जगह हर जगह हम लगा दें शक्ति। चाहे नारी शक्ति वंदन है, चाहे शक्ति मिशन है, चाहे साहसी मिशन है, चाहे जहाँ भी लगाया, तो जो शक्ति का एहसास महिला में, बच्चियों में, उनके माता पिता में मर गया था, मैं समझती हूँ बहुत वर्षों के कारण। ऐसा नहीं है भारत में ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं इंद्राणी के वो शब्द याद करती हूँ और मैं सदैव उन्हें अपने मस्तिष्क में गूंजता हुआ पाती हूँ, जो ये कहती थी कि मैं इस कुल का मस्तक हूँ, मैं इस परिवार का मान हूँ, तभी तक हूँ जब तक यह परिवार मुझे सम्मान देता है। ये मत समझना मैं निर्बल हूँ इसलिए सबका सम्मान करती हूँ, मैं सबकी शान हूँ इसलिए सबका सम्मान करती हूँ। वहाँ आ जाएगी तो मैं उतनी ही शस्त्र धारिणी भी हूँ और उतनी ही सशक्त भी हूँ जितना कोई योद्धा होता है। बिल्कुल ठीक। तो मैं समझती हूँ वह जो शक्ति का एहसास है वो इन सब नामों से आ रहा है, और वो हम देख रहे हैं। देखिए, चाहे वो बिहार में आरंभ हुआ कि बच्चियों को साइकिल देनी शुरू की। अब वो साइकिल लगता तो है बहुत छोटी, लेकिन उससे उनका एनरोलमेंट बढ़ा, उनसे उनका रिटेंशन बढ़ा, ड्रॉप आउट घटा, और उसी तरह से फिर बहुत से राज्यों ने स्कीम्स बनाई, योजनाएं बनाई। और हरियाणा में जहाँ फीमेल रेशो बहुत ही कम हो गया था, और मैं यहाँ अवश्य ये बात आपके साथ भी साझा करना चाहूँगी कि मैं उस ज़िले में रही, एक महिला विश्वविद्यालय की कुलगुरु रही, और महिला विश्वविद्यालय भी वो है जिसे राज्य ने पोषित किया है, स्टेट फंडेड ओनली यूनिवर्सिटी ऑफ विमेन इन एंटायर नॉर्थ इंडिया। ओके। अब बाद में आसाम में आई, नॉर्थ ईस्ट में, पर नॉर्थ में यही है। और उसी में ही ज़िले में महिला रेशो सबसे कम हो गया था। और ये क्षेत्र वो नहीं था जो गरीब था, ये क्षेत्र वो था जो वेल ऑफ था, प्रोडक्टिविटी भी थी। तो क्या कारण देखा? कारण लगा था, कारण उसमें जुड़ गया था जो एक महिला के साथ सम्मान का प्रश्न, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। क्या बदलाव आपको इन लड़कियों में देखा जो यूनिवर्सिटी में थी और जो अपने फ्यूचर को लेकर, एक होता है ना कि भैया चूल्हा चौका ही तो संभालना है, गांव के लोगों की बात हम मानते हैं कि उनकी सोच ही है, हालांकि बदल रही है। इन लड़कियों की सोच को कैसे बदलते देखा आपने? लड़कियों की सोच को तो मैंने मतलब बहुत ही रोचक तरीके से बदलते देखा। उनमें से कोई भी ये मानती नहीं थी कि मैं सिर्फ यही कर रही हूँ कि मैं बीए कर जाऊँगी और घर जाकर बैठ जाऊँगी। उनकी आंखों में सपने हैं अब, और वो सपने मैंने देखे सिर्फ उन्हीं की आंखों में नहीं हैं, उनकी माताओं की आंखों में भी हैं।
बच्ची डॉक्टर बनना चाहती हैं, बच्ची इंजीनियर बनना चाहती हैं, बच्ची नर्स बनना चाहती हैं, बच्ची टीचर बनना चाहती है। कैरियर्स की कोई कमी नहीं है और उनके सपनों की कोई कमी नहीं है। तो ये जो बदलाव आया है ना, और फिर मैं कहूँगी हम ही ने सबसे पहले हरियाणा विश्वविद्यालयों में मिशन साहसी कराया। मिशन साहसी एक ऐसी कैंपेन थी जिसमें बच्चियों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। सो आफ्टर दैट ट्रेनिंग लड़की को डर नहीं लगेगा, ये हमारा विश्वास था। अरे हरियाणा तो उदाहरण दे रहा है, जी, खासकर खेल के क्षेत्र जी, में, जी, जैसे वहाँ जी। की बेटियां परचम लहरा रही हैं हाँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत पर, देश का और ये वही वाकई क्षेत्र काबिले था, तारीफ। और ये वही क्षेत्र था। वही क्षेत्र तो ये था। जो छिपा हुआ पोटेंशियल था ना, वो इनसे निकल कर आ रहा है। हर बच्ची में एक तेजस्विनी छिपी है, ये मैं मानती हूँ। बिल्कुल। केवल कोई उसे देखने वाला, उसे पहचानने वाला, और अगर नर्चर कर दे, थोड़ा पोषित कर दे, थोड़ा लाड से संभाल ले, तो फिर स्काई इज द लिमिट फॉर हर। लेकिन एक बात तो है, जैसे आपने शुरू में ही गिनाया, लाडली योजना, जी। शक्ति मिशन, ये तमाम पहल तो सरकार की तरफ से की जी, गई। जी। कहाँ तक आपको लगता है कि जो सरकार की तरफ से भी कदम उठाए गए हैं, जी। केंद्र के अलावा राज्य सरकारें, अलग अलग स्तर की राज्य सरकारें, कहाँ तक वो भी एक विश्वास दिलाते हैं व्यवस्था में, प्रशासन में, और वो कैसे विश्वास आगे घरों में और बेटियों तक पहुँचता है? देखिए, ये तो केंद्र की थी अधिकांशतः जो मैंने बात की, लेकिन सभी राज्यों ने की है। मैं अभी एक दिन इस पर ही कुछ पढ़ना चाह रही थी, तो फिर मैंने देखा, चौपाल मेरी शान, स्वस्थ परिवार सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, बदल गया वो, जी। स्वस्थ परिवार के साथ प्रत्येक राज्य ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी योजना के अनुसार या अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार ऐसी योजनाएं बनाई हैं। मुझे याद है, एक बिल्कुल अनपढ़ महिला मुझे कह रही थी कि मेरे हाथ में इतना हुनर है, मुझे बाजार मिल जाए तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। और फिर उसने कहा कि जब मुझे बाजार मिला तो आप विश्वास कीजिए, मैं देश ही नहीं विदेश भी गई हूँ और बिना हिंदी अंग्रेजी जाने मैं अपना सामान बेच कर आई हूँ। क्या बात है। आप ये विश्वास देखिए उसका। और ऐसे उदाहरण अब बहुत असंख्य हैं, उदाहरण दिख रहे बहुत हैं। है। थोड़ा सा सपोर्ट मिले तो मुझे लगता है एक जो क्रिएटिविटी होती है ना, और इनोवेशन की ताकत होती है। आप देखिए, हर परिवार मैनेजमेंट मानता है। आप हम जब भी बाहर निकलते हैं बहुत कुछ मैनेज करके निकलते हैं, घर भी मैनेज करके निकलते कहते हैं हैं। महिलाएं बहुत अच्छी मैनेजर्स होती हैं, बहुत अच्छी मैनेजर, मल्टीटास्कर्स होती हैं। एग्जैक्टली। तो वही चीज़ उनके हर क्षेत्र में दिखाई देगी। और मुझे याद है, जब मैं बिहार गई थी तो वहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे हमारे साथ, और तब मैंने एक दो पंक्तियाँ कही थी, जो पंक्तियाँ मैं महिलाओं के लिए प्रायः कहती हूँ। उड़ाओगे तो जाके छत पे बैठ जाएगा, उड़ेगा तो सातों आसमान छू कर आएगा। सही कह रहे हैं आप। लेकिन जब हम महिलाओं की बात करते हैं ना, तो ये आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी होती है। जी। अमूमन ये देखा गया है कि भारत में महिलाएं जिनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता मिल जाती है, वो बिल्कुल बुलंद होकर मुखरता से अपना रास्ता ढूंढती हैं। लेकिन जो निर्भर रहती हैं, समस्या उनके साथ आती है। चाहे शिक्षा है आपके पास, ये आत्मनिर्भर, ये आर्थिक आत्मनिर्भरता, अपने खून पसीने का एक पैसा कमाना और उसको यूज करना, कहाँ तक आपको लगता है कि ये बदलाव इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सरकार जैसे आंकड़े देती है कि जनधन के अंदर इतने परसेंट महिलाओं के खाते हैं, मुद्रा योजना में 60 से अधिक परसेंट तो महिलाओं को ही पैसा मिला है, योजनाएं काम कर रही हैं। आपका अनुभव कैसे उस जमीनी स्तर के बदलाव को इनसे जोड़ेगा? देखिए, मेरे दो प्रकार के अनुभव हैं। एक तो क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में रही हूँ, तो शिक्षा भी उन्हें सशक्त करने का माध्यम थी। लेकिन ऐसा हुआ भारत में कि बहुत सी शिक्षित महिलाएं भी आर्थिक क्षेत्र में या तो रुचि नहीं रखती थी, या कहीं एक संकोच था, और बड़े आराम से वो कमाती भी रहती हैं, लेकिन कोई और उनके डेटाज ऑपरेट करता है और अकाउंट्स ऑपरेट करता है, और वो अपना ठीक है ये समझती हैं कि हम ठीक हैं। दूसरी वो हैं जिन्होंने नौकरी भी नहीं की, लेकिन वो सशक्त हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि सब पर मेरा अधिकार है। और हमें जो चाहिए, महिला सशक्त वह होगी जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगी। और इसलिए अब जो योजनाएं आ रही हैं, जैसे ड्रोन दीदी की बात बहुत करते हैं, अब वो महिला बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल, और बहुत सशक्त नौकरी के हिसाब से हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक छोटा सा इनिशिएटिव उसको दिया है, वो इनिशिएटिव पर एक तरह से स्मॉल इंजीनियरिंग फिएट है। तो उसको लगता है कि वो टेक्नोलॉजी की मास्टर हो गई है, और वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में परिवर्तन करेगी। आप देखिए, मैंने ऐसी ऐसी बिल्कुल
जिन्हें हम रूरल वुमेन कहते हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन इस योजना से इतनी सशक्त हुई कहती है हम ना ड्रोन चलाते हैं। क्या बात हम है। ड्रोन चलाते हैं, है ना, इट्स ऑलमोस्ट और लाइक ए इनको पायलट। पहचान दी जा रही है, ये जी। महिलाएं जो कुछ कर रही हैं जी। इन्हें पहचान दी जा रही है। इसके ऊपर मैं वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले तेजस्विनी के मंच पर यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और जानेंगे कि कैसे इस तरह के उदाहरणों को आगे बढ़ा रहा है हमारा प्रशासन और उसमें कार्यरत हमारी महिलाएं। आप देखते रहें तेजस्विनी। सोचिए, वो तारा जो रात को टिमटिमाता है, जिसका प्रकाश निकला था लाखों साल पहले। क्या आप जानते हैं आपके सेल में छुपा है एक जीनियस कोड, डीएनए। क्या कभी सोचा है कि आपका दिल धड़कता है कैसे? विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, यह है आपके आसपास। जानिए वो कैसे जो हर क्या के पीछे छुपा है। आपकी साइंटिफिक सोच को देगा एक नया स्पार्क जो खोलेगा एक नई दुनिया का दरवाजा। वो है साइंस स्पार्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक शिक्षाविद डॉक्टर सुषमा यादव। डॉक्टर यादव, हम बात कर रहे हैं कि कैसे महिलाओं का स्वरूप बदल रहा है। ये जो महिलाएं हैं, जहां तक योजनाएं पहुंच रही हैं, वो महिलाएं जो सरपंच बन रही हैं, क्योंकि ये भी योजना लागू हुई, आरक्षण दिया गया इनको, ये कैसे ऐसा बदलाव ला रहा है कि अब महिला ही महिला को आगे बढ़ाने के लिए आ रही है? यस, अगर आप देखें तो पंचायतों में जब आरक्षण आरंभ हुआ था 33% आरंभ हुआ, और फर्स्ट जनरेशन बहुत सारी महिलाएं आई वो जो जिनके परिवार में राजनीति थी प्रारंभ में। लेकिन अब आप देखें तो बिल्कुल यंग गर्ल्स MBA करके आई हैं, MA करके आई है, MCOM करके आई है, और वो आकर के पंचायत का चुनाव लड़ रही है और लोग उसे सर हाथों पर ले भी रहे हैं। मैं अभी जब केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में ही थी तो वहाँ हमारी ही स्टूडेंट थी MBA की और एक MCOM की, जो वहाँ के गांव में सरपंच बनी हुई थी और जिला परिषद में भी थी। और ये भी कह सकते हैं वो जो पति सरपंच का दौर था वो खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब महिलाएं प्रशासनिक अधिकारी भी बन रही हैं, सरपंच भी बन रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ये जो हम प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर अगर मैं आऊं, क्योंकि आप IIPA में थे, आप वहां पर ट्रेन करते थे IAS ऑफिसर्स को ना, तो कैसे ये जो महिलाएं हैं जो नई ताकत ऊर्जा के साथ आ रही हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी बन रही हैं, कहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाओं का आना नीचे महिलाओं को लाभकारी योजनाओं को पहुंचाने में मदद करता है? बहुत मदद करता है, क्योंकि उनकी अप्रोच, वैसे अभी तक तो माहौल वैसा था जिसमें वो एक आध होती थी, लेकिन अब संख्या बढ़ रही है, वहाँ भी बढ़ रही है। आप हर वर्ष लिस्ट उठाकर देख लीजिए तो उनकी परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है। जैसे हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ उसके साथ जोड़कर, तो अब 43% तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो महिलाओं का हो गया है। स्टेम में भी, स्टेम में आ गया है, वो स्टेम में आ गया है, और बाकी सब्जेक्ट्स में तो दे आर ऑलमोस्ट 50%, कहीं 51, कहीं 52, कहीं 50, इतना हो गया है। वो बड़ा चेंज है और वो चेंज सब जगह रिफ्लेक्ट होगा। और यहाँ क्योंकि आपने अवसर दिया है तो मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एक बच्ची एक बार जब मैं इग्नू में प्रो वाइस चांसलर थी, अपनी माँ के साथ मेरे पास आई। वो दिव्यांग थी और उसकी माँ उसके साथ थी। उसने कहा एक दिन हम लेट हुए हैं पर मैं इस बच्ची का साल वेस्ट नहीं होने देना चाहती, कुछ करिए। तो मैंने कहा देखती हूँ, और उसी ने मुझे ये बात बताई। अभी हम कुछ समय पहले मिले तो मुझे तो याद नहीं थी, तो कहती है आपने ये कहा, मुझे इतना अच्छा लगा कि नियम तो हमने बच्चों की सुविधा के लिए बनाए हैं ना, रोकने के लिए तो नहीं बनाए। और मैंने उनको एडमिशन दिलवाया। मैंने कहा जैसे भी हो सकता है। और आप विश्वास करेंगी ममता जी, वो शायद उसके 2 वर्ष बाद ही MA पूरा किया होगा, MA सोशल वर्क। ना शी इज एन IAS ऑफिसर, दिल्ली में ही है इस समय। क्या बात। और आप सोचिए कितना पोटेंशियल होता है, लिखा तो नहीं होता कहीं मुंह पर, लेकिन मुझे लगा कि क्यों इसका साल वेस्ट होने, जिसकी माँ भी इतनी उत्सुक है, बच्ची भी उत्सुक है और वो विशेष भी है, तो वो बन गई। और अब उससे जो मुझे कहा ना कि आपकी उस बात से अब मैं हर बात पे पहले पूछती हूँ। कोई अगर मेरा लोअर ऑफिसर कहता है या मेरा सपोर्ट स्टाफ कहता है कि मैडम ये काम नहीं हो सकता, मैं पूछती हूँ ये क्यों नहीं हो सकता, ये कौन सा नियम है जो इसे रोकता है। ये परिवर्तन जो इस युवा पीढ़ी में आ रहा है कि हम समाज को बेहतर बनाने के लिए हैं। और मुझे लगता है कि यदि देश का उच्चतम अधिकारी या उच्चतम नेतृत्व इनोवेशन को अवसर देना चाहता है, रचनात्मकता को, सृजनात्मकता को प्रोत्साहन देता है,
तो वहाँ अवश्य ही ये रचनात्मकता आएगी। वही हमें महिलाओं के विषय में देखने को मिल रही है और वही हमें प्रशासन के क्षेत्र में मिल रही है। लेकिन अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि नहीं, हमें राजनीति में भी अधिक महिलाएं चाहिए। जी। चुनाव कई राज्यों में हो ही रहे हैं और हर बार जब भी चुनावों के नतीजे आते हैं या उम्मीदवारों की सूची आती है तो एक सवाल खड़ा होता है कि इसमें महिलाएं इतनी कम क्यों हैं, है ना। लेकिन अब चूंकि हम नारी शक्ति वंदन की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं, कहाँ तक आपको लगता है कि ये जो पहल है, जब ये संभव हो जाएगी, जो उम्मीद की जा रही है 2029 तक ही हो जाए, देखना होगा क्या होगा, लेकिन कहां तक आपको लगता है ये पहल कि राजनेताएं भी हमारी महिलाएं अधिक तादाद में सामने आए, कैसे ये एक बदला हुआ भारत तैयार करेंगी? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने, क्योंकि बदलाव तो यहीं से आएगा। और इसमें मैं ये कहूँगी, भारत वह देश है जो यदि महिला में थोड़ा सा भी पोटेंशियल देखता है, थोड़ी शक्ति देखता है, क्योंकि ये शक्ति का वंदन करने वाला राष्ट्र है ना, वो शक्ति देखता है तो उसको हाथों हाथ लेता है और उठाने का प्रयास करता है। पूरे विश्व ने ये दिखाया है। आप देखिए, अमेरिका को हम बहुत विकसित राष्ट्र मानते हैं, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति बनाने में उन्हें परहेज है। वो बहुत हार्ड टेस्ट लेते हैं महिलाओं का। हिलेरी क्लिंटन जैसी, देखिए ना, अगर यहाँ कोई प्रतिनिधि मिली होती तो भारत उसे कब का नेतृत्व प्रदान कर चुका होता। और फिर देश भर, पूरे विश्व भर में हमने देखा है, जर्मनी देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, जहाँ भी महिला नेतृत्व आया वहाँ सुधार आया। और महिला आप देखिएगा, घर में भी देखिएगा, तो कभी वो कर्ज लेने की हिमायती नहीं होती। ये कर्ज लेने का विचार उसके मन में, वो कभी किसी का उधार नहीं रखना चाहती। वैसे यहाँ पे उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे प्रधानमंत्री ने कई बार बात को कहा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कर्ज लेती हैं, सबसे ज्यादा कर्ज वापसी वक्त पे करना यही महिलाएं करती हैं। ये डाटा है जी, और इसका रिकॉर्ड है। बैंक महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को सबसे पहले वेलकम करते हैं। उन्हें पता है कि ये वापस आएगा और सूद समेत वापस आएगा। तो महिला जो काम करती है बहुत उत्तरदायित्व के साथ करती है, मुझे पूरा विश्वास है। और देखिए, नाम भी कितना सुंदर रखा है, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मात्र प्रतिनिधित्व नहीं है ये, उनकी शक्ति का वंदन भी वहाँ है। तो एक उत्तरदायित्व भी वो लेकर जा रही हैं कि ये देश हमारा सम्मान करता है, इसलिए इस देश को हमसे अपेक्षा भी है। तो जो प्रतिनिधि जाएंगी महिलाएं, मैं समझती हूँ निर्णयों की प्रकृति बदलेगी, क्योंकि महिला सदैव भविष्य की सोचती है। महिला कभी मात्र वर्तमान में नहीं जीती, क्योंकि वो सिर्फ सुख के लिए जीने वाली है ही नहीं। जो धर्म कर्म हमारे संस्कारों में आए हैं ना, वो धर्म कर्म भी सबसे अधिक महिलाओं के ही होते हैं। इसलिए वही धर्म, धर्म यानी ड्यूटी, धर्म यानी दायित्व, धर्म यानी जो करणीय कार्य है, वह काम महिलाओं के साथ वहाँ पहुँचेगा। अब वो आइसोलेशन में तो नहीं रहेंगी, कमल के फूल की तरह रहने का प्रयास अवश्य करेंगी, क्योंकि वो कीचड़ में भी खिलता है। तो मैं समझती हूँ राजनीति की कीचड़ कम होगी अवश्य ही। राजनीति एक अच्छा प्रोफेशन बनेगी। और एक पॉलिटिकल साइंस टीचर के रूप में मैं सदैव ये कहती आई हूँ, पॉलिटिक्स कैन नॉट बी बैड। राजनीति खराब प्रोफेशन नहीं हो सकता, लोग अच्छे या बुरे हो सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये जो आह्वान एक किया जाता है कि अधिक से अधिक युवा राजनीति में आए, ऐसे अब ये एक आह्वान का वक्त है कि अधिक से अधिक महिलाएं राजनीति में आए, ताकि वो जो आरक्षण मिलेगा उसका फायदा उन्हें मिल सके। आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि भारत की नारी दरअसल तैयार भी है इस नेतृत्व की भूमिका में आने के लिए अधिक तादाद में? बिल्कुल तैयार है, और उनके सपने भी हैं और उनकी अपेक्षाएं भी हैं। और देखिए, कल ही मैं पढ़ रही थी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लेख लगभग हर पेपर में कल लिखा है, और राजनीतिक दलों से भी आह्वान किया है कि हम सब मिलकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करें, यानी वंदन करें। और ये देखिए, वीक चुना है उन्होंने। एक तरफ महात्मा फूले की जयंती है 11 अप्रैल, एक तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है 14 अप्रैल, और उसी के बीच में ये बातचीत चलेगी। और फिर 16 से 18 अप्रैल मैं समझती हूँ एकदम युग परिवर्तनकारी अधिनियम ये आ रहा है, जिससे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलेगी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते, किंचित भी ना भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। यही महिला मान ले, निडर होना वही होता है, यही मान ले तो वो बहुत सुंदर नेतृत्व प्रदान करेंगे। अंत में अपने जीवन से कोई एक बड़ा सबक या सीख जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? मुझे लगता है सदैव जो आपके आसपास हैं उनसे प्रेम करें, माता पिता की सेवा और सम्मान कभी उससे परहेज ना करें,
क्योंकि कई बार क्या होता है, महिलाओं का वही समय होता है कैरियर का भी, परिवार का भी, सेवा का भी, और तब हम भागते हैं कभी इधर कभी उधर। मेरे जीवन में मैंने ये सीखा कि उस समय जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो कर लें तो फिर यूनिवर्स आपका साथ देता है, पूरी प्रकृति आपका साथ देती है, और बाकी सब चीज़ें आपको जीवन में मिलती चली जाती हैं अधिक सुंदर तरीके से। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला भविष्य महिलाओं के नाम होगा, और जिस रास्ते पर हमारी आज की भारतीय नारी मुखरता से और मजबूती से आगे बढ़ रही है, उस राह में उनके लिए और बहुत से अवसर उत्पन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर यादव हमारे साथ जुड़ने के। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और तेजस्विनियाँ इस देश में और अधिक बढ़ती रहें, इस शुभेच्छा के साथ मैं नमस्ते करती हूँ। तो आज के तेजस्विनी कार्यक्रम में बस इतना ही, जिसमें हमने बात की भारतीय नारी के बढ़ते कदमों की। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खामोशियों